तो मनोवृत्तियों के निर्माण में सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और सबसे प्रमुख और एक प्रमुख अगर कारक माना जाए कि मनोवृत्तियों के निर्माण में सबसे बड़ा कारक कौन सा है, तो वो यही है, सामाजिक कारक, और उसमें भी सामाजिक अधिगम। तो तीन प्रकार से सामाजिक अधिगम होता है। एक होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। पोलेव नामक वैज्ञानिक ने बताया कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है और कैसे एटीट्यूड्स का इसके द्वारा निर्माण होता है। तो जब तक व्यक्ति अपने चेतन मन में आता है यानी होश में आता है, उससे पहले ही उसके बहुत सारे एटीट्यूड्स बना दिए जाते हैं और वो उन्हीं के हिसाब से फिर अपने कार्य करता है। तो अवचेतन मन में ही मनोवृत्तियों का निर्माण कर देना क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। समाज के द्वारा विभिन्न निर्देशों के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। एक होता है साधनात्मक अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति में अगर कोई एटीट्यूड बनाना है तो उस कार्य करने पर उसकी तारीफ किए जाना, पुरस्कार दिए जाना, और अगर नहीं कर रहा है तो उसकी बुराई करना, उसे सजा दिया जाना। तो तारीफ और बुराई, पुरस्कार और सजा के प्रावधान के द्वारा समाज हमारे अंदर बहुत सारे एटीट्यूड्स का निर्माण करता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग। एल्बर्ट बेंडूरा नामक वैज्ञानिक ने कहा कि बच्चा देखकर सीखता है, यानी कि उसके माँ बाप क्या कहते हैं इससे ज़्यादा क्या करते हैं इस पर प्रभाव बच्चे का पड़ता है। और बच्चे के एटीट्यूड्स देखकर या समाज में जो प्रभाव हो रहे हैं उन्हीं को देखकर अपने एटीट्यूड्स का निर्माण कर लेता है। इसके अलावा सांस्कृतिक कारक भी है। मार्गरेट मीड ने कहा कि संस्कृति का असर तो आपकी मनोवृत्तियों पर पड़ेगा ही, आप इससे बच नहीं सकते। तो सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आनुवांशिक कारक जिसे गौण कारक भी कहा, और व्यक्तित्व संबंधी कारकों से मिलकर हमारी मनोवृत्तियों का निर्माण होता है। अब मनोवृत्ति का कार्य या मनोवृत्ति के उपयोग या मनोवृत्ति के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो तीन प्रकार के प्रकार या तीन प्रकार के लाभ एटीट्यूड से होते हैं। पहला होता है संज्ञानात्मक प्रकार्य। संज्ञानात्मक प्रकार्य, तो संज्ञानात्मक लाभ में क्या होता है, हमें अवांछित सूचनाओं से बचाव की एक शील्ड मिल जाती है। आवश्यक सूचनाओं के चयन में अभिवृत्ति मदद करती है। विचारों में क्लियरिटी, स्पष्टता आती है, और निर्णयन में हमें आसानी होती है। तो अवांछित सूचनाओं से बचाव, आवश्यक सूचनाओं के चयन में मदद, विचारों में स्पष्टता और निर्णयन में आसानी होती है। ये इसके संज्ञानात्मक लाभ या संज्ञानात्मक कार्य होते हैं। इसके अलावा भावनात्मक प्रकार या भावनात्मक लाभ क्या होते हैं। तो पहली बात तो खुद को व्यक्त करने की क्षमता मिलती है हमें एटीट्यूड के जरिए। दूसरी चीज, आत्मसम्मान वाली जो चेतना या जो प्रेरणा है वो हमारे मन में आती है। इसके अलावा सामाजिक चिंताओं की अभिव्यक्ति करने में मदद मिलती है, और सम्मान की जो भूख है या किसी की मदद करके जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो चीज हमें एटीट्यूड के द्वारा प्रदान की जाती है। यानी एटीट्यूड के जो तीन प्रमुख घटक हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, यानी कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक, इन तीनों घटकों के आधार पर ही उसे तीन प्रकार या तीन लाभों में बांट दिया गया है। अगला है अपना व्यवहारात्मक प्रकार या बिहेवियरल फंक्शन। तो ये अपनी संगति को निर्धारित करने में मदद करता है, यानी मन, दिमाग और कार्य सभी समान रूप से कार्य करे, इसमें मदद करता है। अब मनोवृत्तियों के नुकसान। तो एटीट्यूड्स के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का लाभ है तो नुकसान भी होगा। तो व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक लाभ भी होते हैं, और व्यक्तिगत और सामाजिक इसके नुकसान भी होते हैं। पहला नुकसान क्या है कि रूढ़िवादिता या कट्टरपन की संभावना होती है व्यक्तित्व में। नयापन या मौलिकता का अभाव हो जाता है एटीट्यूड्स के निर्माण से। सामाजिक भेदभाव या जातिवाद के समर्थन की संभावना बढ़ जाती है, और समाज में ध्रुवीकरण या समुदाय से कट जाने की संभावना ज़्यादा होती है एटीट्यूड्स के निर्माण के कारण। सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान कई मनोवृत्तियों का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। इसे सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा कहते हैं। अब अपन एटीट्यूड और बिहेवियर
यानी एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति और व्यवहार में संबंध देखते हैं। तो एलपोर्ट के अनुसार इसमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि मनोवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध है। जैसी मनोवृत्ति रहेगी वैसा ही व्यवहार रहेगा। लेकिन ला पियरे के शोधों के अनुसार अभिवृत्ति और व्यवहार में अनिवार्यतः संबंध नहीं होता है। संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। यदि कोई विशेष कारण ना हो तो जो व्यक्ति का एटीट्यूड है वही व्यवहार में झलकता है, लेकिन परंतु कारण विशेष की उपस्थिति से मनोवृत्ति का व्यवहार में आना संभव नहीं हो पाता है। अब कौन कौन से संबंध है या कौन कौन से कारक है जहाँ पर व्यवहार का अभिवृत्ति से संबंध मजबूत होता है या व्यवहार का अभिवृत्ति से संबंध हल्का हो जाता है या कमजोर हो जाता है। तो व्यक्तित्व संबंधी कारक हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति डोमिनेटिंग है, दबंग प्रकृति का है, तो उसके एटीट्यूड उसके व्यवहार में आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई सबमिसिव दब्बू प्रकृति का है तो उसके एटीट्यूड व्यवहार में नहीं आ पाएंगे। महत्वाकांक्षाएं कैसी हैं, सामाजिक दबाव कैसा है, सामाजिक दबाव के कारण भी हमारे एटीट्यूड्स हमारे व्यवहार में झलक नहीं पाते हैं। वहीं मूल्य की व्यवहार में आने से रोकती है, यानी कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, नैतिक मूल्य जो हैं, वो भी हमारे एटीट्यूड्स को हमारे व्यवहार में आने से रोकती है और कहीं कहीं पर अभिप्रेरित भी करती है। एटीट्यूड एंड थॉट यानी विचार और अभिवृत्ति में क्या संबंध है? तो विचार क्या होता है? सबसे पहले तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्पन्न बौद्धिक अनुक्रिया ही विचार कहलाती है। और विचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपिनियन और एक होता है बिलीफ, यानी एक होता है मत या राय और एक होता है विश्वास। तो ओपिनियन जो होता है यानी मत जो होता है वो कमजोर होता है, इसमें लचीलापन होता है और इसका परिवर्तन संभव होता है। लेकिन विश्वास वह विचार होता है जिसमें मजबूतीपन होता है और इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। विचार का अभिवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति के बनने की प्रक्रिया में तीन पक्ष मौजूद होते हैं, जिनमें से एक पक्ष होता है संज्ञानात्मक पक्ष, और संज्ञानात्मक पक्ष विश्वास का ही दूसरा रूप है। यानी अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया विचार से ही प्रारंभ होती है और 90% से ज़्यादा एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति जो होती है उनमें परिवर्तन संज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन से ही संभव होता है। और संज्ञानात्मक पक्ष का ही एक महत्वपूर्ण पक्ष है विचार। अभिवृत्ति का विचार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर मनोवृत्ति लचीला है तो उसके विचार प्रगतिशील और मौलिक होंगे, वैज्ञानिक किस्म के होंगे। और अगर एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति दृढ़ है तो विचारों में परिवर्तन नामुमकिन हो जाता है और रूढ़िवादी प्रकृति के विचार होते हैं। अब अपन देखते हैं अभिवृत्ति परिवर्तन में क्या कठिनाइयाँ होती हैं या क्या समस्याएं होती हैं। वहीं अगर बोला जाए कि परसुएशन के दौरान कौन सी समस्याएं या कौन सी कठिनाइयां आती हैं, तो दोनों का उत्तर एक ही होगा, क्योंकि परसुएशन का मतलब ही होता है कि मनोवृत्ति के परिवर्तन के दौरान किए गए सभी प्रयासों को सामूहिक रूप से अपन परसुएशन कह देते हैं। तो परसुएशन के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ या समस्याएं या अभिवृत्ति परिवर्तन में कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं? तो 5 प्रकार की कठिनाइयाँ मुख्य रूप से हमारे सामने आती हैं। कौन कौन सी? तो याद रख सकते हैं इसको अपन PP और CA, यानी ट्रिपल P और CA। PPP का मतलब होता है प्रतिघात, पूर्व चेतावनी और पक्षपात पूर्ण सात्मीकरण, और C फॉर चयनात्मक परिहार और A फॉर अभिवृत्ति टीका। एक एक करके देखते हैं। तो पहला होता है प्रतिघात या रिएक्टेंस। प्रतिघात क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को अपनी स्वाधीनता यानी जब हम मनोवृत्ति परिवर्तन करते हैं तो उसे अपनी स्वाधीनता पर खतरा महसूस होता है और ऐसे में वह आपकी गंभीरता को समझ नहीं पाता है और परसुएशन या अभिवृत्ति परिवर्तन असफल हो जाता है। दूसरा होता है पूर्व चेतावनी यानी फोर वार्निंग, यानी व्यक्ति को अगर पहले महसूस हो जाए या भनक लग जाए कि सामने वाला परसुएशन करने के लिए आ रहा है या मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए आ रहा है, तो ऐसे में हमारा परसुएशन या अभिवृत्ति परिवर्तन असफल हो जाता है। यानी कि सामने वाले को एहसास हो जाए कि अभिवृत्ति परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है या करने वाले हैं, तो इसे हम पूर्व चेतावनी वाली सिचुएशन कहेंगे। और यहाँ पर सामने वाले को
सबसे अच्छे परसुएटर की पहचान होती है कि सामने वाले को पता मत चलने दो कि आप परसुएशन की प्रक्रिया कर रहे हैं। अगला है चयनात्मक परिहार या सिलेक्टिव अवॉइडेंस, यानी कि अगर सामने वाले को पता लग जाता है कि अभिवृत्ति परिवर्तन की जा सकती है, तो जहां अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं या तथ्य है, उनसे दूरी बना लेना। व्यक्ति का उन किताबों, लोगों या टीवी चैनलों, समाचार पत्रों या किसी भी और चीज़ों से दूरी बना लेना। और चयनात्मक रूप से, यानी कि उसकी खुद की जो अभिवृत्ति है उसको बढ़ावा देने वाली चीज़ों के पास जाना, और जो उसे दूर कर सकती है उनसे दूरी बना लेना ही चयनात्मक परिहार कहलाता है। पक्षपात पूर्ण सात्मीकरण क्या होता है? परसुएटर पर ही शक करने लगना, यानी कि जहां से अभिवृत्ति परिवर्तन संभव है उसकी विश्वसनीयता पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, ये पक्षपातपूर्ण सात्मीकरण कहलाता है। वहीं अभिवृत्ति टीका या एटीट्यूड इनकॉकुलेशन, ये क्या होता है? ऐसा विचार डालना कि एटीट्यूड बदल ही ना पाए। तो ये जो चीज होती है अभिवृत्ति टीका वाली प्रकृति, इसमें भी हम मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए जो आतंकवादियों का जो ब्रेन वॉश किया जाता है, तो वो इस प्रकार का ही होता है कि आप कुछ भी क्यों ना कर लें, उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो कैसे याद रखेंगे? PPPCA, PPP ट्रिपल P मतलब प्रतिघात, प्रतिघात यानी कि स्वाधीनता पर खतरा। पूर्व चेतावनी, यानी पहले से ही अगर सामने वाले को एहसास हो जाए तो असफल हो जाएंगे आप। पक्षपात पूर्ण सात्मीकरण, यानी कि विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। चयनात्मक परिहार, यानी कि आपकी अभिवृत्ति को बल देने वालों के पास जाना और दूर हटाने वाले से दूरी बना लेना। और अभिवृत्ति टीका, ये 5 कठिनाइयां या समस्याएं होती है किसी अभिवृत्ति के परिवर्तन के दौरान। अब एटीट्यूड चेंज, यानी कि मनोवृत्ति परिवर्तन क्या संभव है कि नहीं? तो हाँ, संभव है, लेकिन कुछ अभिवृत्तियां होती है जिनके परिवर्तन आसान होता है और वो कुछ असंभव प्रकृति की होती है। तो मनोवृत्ति परिवर्तन संभव है परंतु मुश्किल है। अब कौन सी अभिवृत्तियां होती है जिनका परिवर्तन मुश्किल है? तो जो बायोलॉजिकल होती है, यानी जैव वैज्ञानिक प्रकृति की होती है, अनुवांशिक होती है, सीधे अनुभव डायरेक्ट एक्शन द्वारा जो बनी हुई है, लंबे समय के दौरान जिन अभिवृत्तियों का निर्माण हुआ है, लाभकारी अभिवृत्ति यानी आपको लाभ पहुंचाने वाली मनोवृत्तियां हैं, या सुसंगत अभिवृत्तियां हैं। इन अभिवृत्तियों के निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इन अभिवृत्तियों के परिवर्तन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं या नामुमकिन प्रतीत होती है। वही कौन सी मनोवृत्तियाँ होती हैं जिनका परिवर्तन संभव है? तो अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, इनडायरेक्ट एक्शन द्वारा जो अपनी बनी है, उनके परिवर्तन संभव होता है। ऐसी अभिवृत्तियाँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनका परिवर्तन संभव होता है। जिन अभिवृत्तियों के निर्माण में बहुत कम समय बीता है, उनका परिवर्तन संभव है। और असंगत अभिवृत्तियों के परिवर्तन में भी आसानी होती है। अब मनोवृत्ति परिवर्तन के प्रकार, तो मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 प्रकार होते हैं, यानी 2 प्रकार से मनोवृत्तियों का परिवर्तन किया जा सकता है। पहला प्रकार है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सुसंगत परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि कोई अभिवृत्ति जैसी है उसके प्रभाव को वैसा ही और बढ़ा देना, यानी अगर कोई सकारात्मक अभिवृत्ति है तो उसे और सकारात्मकता की ओर ढकेल देना, या कोई नकारात्मक प्रवृत्ति है तो उसे और नकारात्मकता की ओर ढकेल देना, ये सुसंगत मनोवृत्ति परिवर्तन कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट परिवर्तन कहलाता है, चेंज। वहीं इनकॉन्ग्रुएंट चेंज, असंगत परिवर्तन क्या होता है? यानी कि कोई सकारात्मक अभिवृत्ति है उसे नकारात्मक है, या नकारात्मक अभिवृत्ति को सकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तन करना असंगत मनोवृत्ति परिवर्तन कहलाता है, जो कि काफी मुश्किल होता है। अब एटीट्यूड में चेंज कैसे लाते हैं, मनोवृत्ति परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो पहला तरीका है अतिरिक्त सूचना देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन के जरिए, क्योंकि हमारा समाज भी हमारी मनोवृत्तियों का निर्माण सूचनाएं दे दे के करता है। तो परिवर्तन भी का पहला प्रकार है कि सूचनाएं दे दे के परिवर्तन करो। तो सूचनाएं प्रामाणिक होनी चाहिए, सकारात्मक सूचनाएं होनी चाहिए,
धीरे धीरे कर कर सकारात्मक सूचनाएं, प्रामाणिक सूचनाएं उस मनोवृत्ति के संदर्भ में देते जाइए जिस मनोवृत्तियों का निर्माण आप करना चाहते हैं या जिस मनोवृत्ति का आप परिवर्तन करना चाहते हैं। पर्याप्त तथ्य दीजिए जिसको सामने वाला तर्कों के और तथ्यों के माध्यम से काट ना सके, तो ऐसे में मनोवृत्ति परिवर्तन संभव हो सकता है। दूसरा तरीका है बाध्यकारी संपर्क यानी इन्फोर्स्ड कांटेक्ट, यानी कि जिस परिस्थिति या जिस व्यक्ति या जिस क्षेत्र विशेष से मनोवृत्ति परिवर्तन करना है, तो जिनको सामने वाला बुरा मानता है उनसे संपर्क हेतु बाध्य हो जाए, वो ऐसी परिस्थितियां निर्मित कीजिए जिसमें एटीट्यूड में परिवर्तन की संभावना बढ़ेगी। जैसे कि अगर किसी भाषा विशेष से किसी व्यक्ति का एटीट्यूड नेगेटिव है तो उस भाषा वाले व्यक्ति के साथ उसे रखिए, या किसी धर्म विशेष से किसी व्यक्ति का एटीट्यूड नेगेटिव या पॉजिटिव है तो उस धर्म विशेष के व्यक्ति के साथ उसका संपर्क स्थापित कीजिए। इससे प्रबल संभावना होती है कि उसके मनोवृत्ति बदल जाएगी। अगला है भूमिका परिवर्तन। भूमिका परिवर्तन यानी कि आप अपने कार्यों में परिवर्तन कर दीजिए। जो लगता है कि गलत है तो उसकी जगह पर रहकर देखो। यानी कि जैसे पुरुषों को लगता है सामान्यतः कि घरों में महिलाएं कुछ काम नहीं करती, बस बैठी रहती हैं, और महिलाओं को लगता है कि पुरुष बस जाते हैं ऑफिस और कुछ नहीं करते और आके आराम करते हैं। तो ऐसे में उनकी भूमिका परिवर्तन यानी दोनों एक दूसरे के स्थान परिवर्तन करके अगर देखेंगे तो उनकी मनोवृत्तियां संभवतः परिवर्तित होंगी। अगला है समूह स्थिति परिवर्तन, यानी जिस ग्रुप में आप हैं उसमें आपकी स्थिति परिवर्तित हो जाए। यानी कि जैसे आप कर्मचारी हैं तो आप अधिकारी बन जाएं, या फिर आप सदस्य थे तो आप अध्यक्ष बन जाएं। तो ऐसी वाली चीज़ है समूह परिवर्तन की जो चीज़ होती है, यहाँ पर भी आपकी मनोवृत्ति परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा परसुएशन के जरिए, तो परसुएशन तो एक तरीका है ही मनोवृत्ति परिवर्तन का। प्रोपोगेंडा भी एक प्रकार का परसुएशन ही होता है। तो किसी एटीट्यूड के बदलने के लिए किए गए सभी संभव प्रयासों को सम्मिलित रूप से हम परसुएशन कहते हैं, जिसे हिंदी में अपन प्रबोधन या प्रबोधक कहते हैं। अगला है पर्सनैलिटी चेंज यानी व्यक्तित्व परिवर्तन। तो निश्चित ही व्यक्तित्व परिवर्तन से मनोवृत्ति परिवर्तन आता है, क्योंकि व्यक्तित्व आपकी मनोवृत्तियों का निर्माण करते हैं। तो मनोवृत्ति या अभिवृत्ति परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? 5 तरीके हैं प्रमुख रूप से। पहला, अतिरिक्त सूचना, अतिरिक्त तथ्य तर्क देकर। दूसरा, बाध्यकारी संपर्क द्वारा। तीसरा, भूमिका परिवर्तन द्वारा। चौथा, समूह परिवर्तन या समूह में स्थिति परिवर्तन द्वारा, परसुएशन द्वारा। और छठा है व्यक्तित्व परिवर्तन द्वारा। तो ये 6 तरीके हैं जिसके द्वारा मनोवृत्ति परिवर्तन किया जा सकता है।